हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 40 है। तो चलिएगा, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। और ये आपका हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 25 क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिए और ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश इज़। बताइएगा, आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि पहला पेस्टोरल रोमांस इंग्लिश में कौन सा था। ऑप्शन से देख लेंगे, द रोमांस ऑफ द रोज, सिडनीज आर्केडिया, या द शेफर्डिस कैलेंडर, या एज यू लाइक इट। आप देख पा रहे हैं कि आपको चार ऑप्शन से दिए हैं, इसमें से आपको बताना पड़ेगा पहला फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इंग्लैंड में यानी कि कौन सा था। आंसर देते जाएं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। बी ऑप्शन, सिडनी की आर्केडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट फिलिप सिडने। ओके, इनका ये आर्केडिया था। तो ये पहला फर्स्ट जो है पेस्टोरल रोमांस माना जाता है, आर्केडिया। इसका ओरिजिनल टाइटल जान ले दोस्तों, तो इसका ओरिजिनल टाइटल था, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस प्ले क्या था आपका, द काउंटेस ऑफ। इसको नोट कर सकते हैं आप, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स। पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ओके, तो ये पूरा आपका टाइटल है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर फिलिप सिडनी का आर्केडिया। ओके, 16th सेंचुरी में इसको लिखा गया था फिलिप सिडनी के द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवेलियर्स। बताइएगा, कैवेलियर पोएट आप जानते थे, सपोर्टर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, दैट वाज कॉल्ड कैवेलियर पोएट। इनको सन ऑफ बेन भी कहा जाता था। इनमें कौन कौन से, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन इसमें से मास्टर माना जाता था। ऑप्शन से देख लें, हेरिक यानी कि रॉबर्ट हेरिक, कैर्यू यानी कि पूरा नाम इनका है थॉमस कैर्यू, और सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन। तो क्या याद रखना पड़ेगा आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें देखिएगा, थॉमस कैर्यू को मास्टर पोएट ऑफ कैवेलियर्स कहा जाता था। ठीक ना, इसको ध्यान से आप नोट करें। इनको क्या थे, इंग्लिश पोएट और फर्स्ट कैवेलियर सॉन्ग राइटर इनको माना जाता था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कैवेलियर पोएट नहीं थे, और और बेन जॉनसन भी नहीं थे कैवेलियर पोएट। बेन जॉनसन को फॉलो करने वाले कैवेलियर पोएट जो है सन ऑफ बेन कहलाते थे, बट बेन जॉनसन नहीं थे। क्योंकि आप देख पाते हैं कि आप देखना, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि थॉमस कैर्यू इन मास्टर पोएट हैं, और रॉबर्ट हैरिक, रिचार्ड लवलेस, सर जॉन सकलिन, ये सब कैवेलियर पोएट थे। ओके, आप जान पाते हैं कि कैवेलियर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट और प्यूरिटन पोएट, तीन प्रकार के पोएट थे उस समय। तो प्यूरिटन जो थे वो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, और जो कैवेलियर थे वो किंग के सपोर्टर थे। और जो मेटाफिजिकल पोएट्स हुआ करते थे वो किसी का सपोर्ट नहीं करते थे, उनकी अलग स्टाइल थी, वो फार फेच्ड इमेज या कंसीट यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। और रिचार्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैर्यू और सर जॉन सकलिन, ये सब कैवेलियर पोएट्स थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन कन्वेंशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न राइटिंग। कौन सा पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में कॉमन थिंग था। पहला, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट्स एंड रियलिस्टिक सिचुएशंस। दूसरा, क्लियर एंड ऑब्वियस मीनिंग्स। तीसरा, आर रिस्पेक्ट फॉर प्रीवियस स्टाइल्स एंड कन्वेंशंस। और चौथा, मेटा फिक्शन एंड इंटरटेक्चुअलिटी। कौन सा करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी बिल्कुल सही, डी करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मेटा फिक्शन, मेटा फिक्शन क्या होता है, कुछ रियलिटी और कुछ क्या कह सकते हैं, इमेजिनेशन। ठीक है, फिक्शन और नॉन फिक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन मेटाफिक्शन कहलाता है। समथिंग ट्रू, सम आर इन्वेंटेड। ओके, इंटरटेक्चुअलिटी मतलब टेक्स्ट का आपस में संबंध। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक ना, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ मेटाफिक्शन
unreliable narration, self-reflexivity, intersexuality, and which often them both historical and political issues. The style of the experimental literature emerged in the यूनाइटेड स्टेट्स इन 1960s। ठीक है, ये इसका जो है डिटेल था जो मैंने आपको पढ़ दिया, इसको आप समझ लें। मेटाफिक्शन और इंटरटेक्सुअलिटी से पोस्ट मॉडर्न राइटिंग जुड़ी रहती थी। पोस्ट मॉडर्न आप देख पाते हैं कि जो मॉडर्न एज है, इसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज आता है, तो पोस्ट मॉडर्न एज माना जाता है आपका 1945 के बाद। ओके, और आप देख पाते हैं कि 1901 तक क्वीन विक्टोरिया थी, उसके बाद मॉडर्न एज आ जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ द जायज़ एज। ये जायज़ एज क्या होता था, इसमें पहले आप ये बताइए इसमें से कौन था रिप्रेजेंटेटिव फिगर। पहला ऑप्शन देख लेंगे शेरवुड एंडरसन, दूसरा एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, तीसरा सॉल बेलो और चौथा वेलेस स्टीवंस। कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा जय इससे कौन संबंधित था, तो इसको याद कर लें कि चौथे या क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये क्या था, तो ये आपका ये टर्म किसने क्वाइन किया था, जैज एज। इसको मैं आपको बताती हूँ क्या था, बट आप इसको क्वाइन समझें तो ये एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने इसको क्वाइन किया था। ठीक है, ये क्या था, तो ये इसके लिए आप देखिएगा फ्लैम्बोयंट यानी कि चमकीली चीज़, उज्ज्वल चीज़ को उजागर किया जाता था। ये कल्चर और कैरेक्टराइजेशन को ध्यान में रख के काम किया जाता था 1920 के दशक में। ठीक ना, बट ये पॉपुलर हुआ तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन का क्या नाम था, टेल्स ऑफ द जैज एज। ठीक है, इसी पब्लिकेशन से उन्होंने इसको पॉपुलर किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ। हीरोइक कपलेट किसका पेयर था, ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, राइमिंग एम्बिक पेंटामीटर लाइन या अनराइम एम्बिक पेंटामीटर लाइन या राइमिंग एम्बिक हेक्सामीटर या अनराइमिंग एम्बिक हेक्सामीटर। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस आप रिवीजन के लिए इसको ले सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, मुझे लगता है ये किसी भी दोस्त का इनकरेक्ट नहीं होगा, सबका करेक्ट होगा। ठीक ना, आप देख पा रहे हैं कि 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे हीरोइक क्वाट्रेन। जैसे कपलेट होता है वैसे क्वाट्रेन होता है। आप क्वाट्रेन से समझ सकते हैं कि 4 लाइन का कविता होती है, उसको क्वाट्रेन कहते हैं। 4 लाइन का स्ट्रेंजा, उसको क्वाट्रेन कहा जाता है। तो हीरोइक क्वाट्रेन बराबर 4 लाइन का एम्बिक पेंटामीटर में इसकी सेटिंग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक ना, समझ पा रहे हैं। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गेस्टाल्ट थ्योरी, आप जानते हैं गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान में आपको मिल जाएगा, और जो है आपको मिल जाएगा एनटीए नेट में। तो इसको बताइएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफर्स या यूनाइटेड होल या एन एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म या कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, संपूर्ण चीज एक में समाहित है, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड होल। गेस्टाल्टवादी विचारधारा, ये आपका बी करेक्ट है। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं उसको आप समझते चले। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट्स, लिबरल मतलब उदारवादी, फेमिनिस्ट मतलब स्त्रीवादी। बताइएगा, महिलाओं का फेवर करने वाले फेमिनिस्ट बोले जाते थे, इनके लिए क्या करेंगे आप। ये लोग किसकी वकालत करते थे, यानी किसका पक्ष लेते थे, तो आप बताइएगा इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्पेयर या स्ट्रिक्ट सेग्रेगेशन ऑफ सेक्सेस या डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स ओनली या नो रोल इन पॉलिटिकल मैटर्स। बताइए महिलाओं के लिए इनका क्या ख्याल था या क्या विचारधारा थी। देखिए आपको क्वेश्चन में ये आंसर मिल रहा है लिबरल फेमिनिस्ट, तो उदारवादी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवादी स्त्रीवाद करने वाले, तो कौन सा करेक्ट आप इसमें करेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा इक्वल ट्रीटमेंट इन पब्लिक स्पेयर। स्ट्रिक्ट वर्ड निगेटिव है, इसको नहीं लिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, ये भी नहीं लेंगे। नो रोल भी निगेटिव वर्ड है, इसको भी नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फैंसी डील्स विथ, फैंसी की बात हो रही है,
तो फैंसी मीन्स क्या होता है? फिक्सटीज एंड डिफिनीशंस या इमेजिनेशन एंड रीजन या जजमेंट एंड मेमोरी या स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। फैंसी के लिए क्या करेंगे? फैंसी मतलब कल्पना होता है ना, तो फैंसी के लिए आप करेंगे इमेजिनेशन एंड रीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रिटर ऑफ मालाडीज इज रिटन बाई। ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इंटरप्रिटर ऑफ मालाडीज। ये किसके द्वारा लिखा गया था? झुम्पा लाहिरी के द्वारा या चित्रा बी देवकारुनी के द्वारा या टैगोर के द्वारा या अंबेडकर के द्वारा? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, एमपी टेट जो है में आया था, मैंने आपके लिए रख दिया है। इसको बताएगा द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। देखिए, थिंकर्स से रिलेटेड, विचारक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो राइटर से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो क्रिटिक्स से या थिंकर से रिलेटेड होते हैं, तो उसको याद रखना पड़ेगा। तो इसका कौन सा करेक्ट करेंगे? ए ऑप्शन, झुम्पा लाहिरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताऊं। द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रिटर ऑफ मालाडीज इज रिटन बाय अमेरिकन ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन, झुम्पा लाहिरी। याद रखिएगा, अमेरिकन ऑथर है बट इंडियन ओरिजिन थे झुम्पा लाहिरी। और 1999 में, यानी पूरी पोस्ट मॉडर्न एज की बात हो रही है, 1999 में इसको इन्होंने लाया था। ये 9 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हु वॉज द किंग व्हेन जॉफ्री चौसर वॉज बॉर्न। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, वेल नोन क्वेश्चन है एलटी ग्रेड में, एलटी जीआईसी में। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तो पूरा एकदम वेल नोन है, बट जीआईसी में जब आप एलटी जीआईसी का बात करते हैं, जो 11th-12th की वैकेंसी आती है, उसमें जॉफ्री चौसर मेंशन है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किसके एज में जन्मे। वैसे तो आप जानते हैं ना कि 3 राजाओं का कार्यकाल इन्होंने देखा। कौन कौन 3 राजा हैं? पहले तो आप यही बता दें। एडवर्ड थर्ड, याद रखिएगा, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। ये 3 लोगों के कार्यकाल में इनका जो है पूरा जीवन काल चला। तो हेनरी फोर्थ में मृत्यु हुई, रिचर्ड सेकंड में काम किया, एडवर्ड थर्ड में जन्मे। ठीक है, एडवर्ड थर्ड के शासन काल में इनका जन्म होता है। जॉफ्री चौसर का जन्म 1340 में माना जाता है, मृत्यु 1400 में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। द मास्क ऑफ 7 डेडली सिंस अपीयर इन। ये बता दें 7 डेडली सिन कौन कौन सी है, तो पहले आप यही देख लें। पहला प्राइड है, 7 डेडली सिन। पहला आपको मिल जाएगा प्राइड, यानी अभिमान करेगा कोई तो भी उसका मृत्यु या विनाश निश्चित है, जो भी आप कह लें। लस्ट मतलब किसी चीज़ की जो है अजीब सी चाहत या प्यास, तो और इनवी मतलब शत्रुता भी। और ग्लूटनी यानी कि बहुत खाना, पेटूपन भी बहुत ज़्यादा मृत्यु का कारण बनता है। व्रैथ, व्रैथ माने क्रोध, क्रोध करना भी नुकसानदेह है। और स्लोथ मतलब आलस, आलस करना भी नुकसानदेह है या मृत्यु को लाता है। तो प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लोटनी, व्रैथ और स्लोथ 7 डेडली सिंस हैं। ठीक ना। इसको किसने किसमें यूज़ किया है, तो याद रखिएगा एडमंड डिस्पेंसर ने अपने फेरी क्वीन में यूज़ किया है। ठीक है, 7 डेडली सिन को याद रखिएगा। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। व्हाट डिड द प्री रेफेलाइट्स एम एट शोइंग इंटरेस्ट इन मिडिवलिज्म, यानी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड या प्री रेफेलाइट पोएट्स की बात हो रही है। 1848 में इनका आता है ना, पेंटर्स का, क्रिटिक का, पोएट्स का, सबका समूह था 1848। ओके, ठीक है। इसको विलियम हॉल मैन हंट ने इसको क्वाइन किया था। तो ये प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड या प्री रेफेलाइट पोएट्स ये किसको करते थे, तो आपको क्या देखिए, शोइंग इंटरेस्ट इन मिडिवल, बिल्कुल मध्यकाल में भी इंटरेस्ट दिखाते थे। पिक्टोरियल रियलिज्म विद सिंबॉलिक ओवरटोन से भी सही है, पिक्चर के माध्यम से। और यूनियन ऑफ फ्लैश एंड द स्पिरिट, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द एबव का अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ द एबव लिख लें। और इसमें कौन कौन था, तो याद रखिएगा इसमें थे विलियम हॉलमैन हंट, विलियम
हॉलमैन हंट थे, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा जॉन एवरेट थे, एवरेट मैलिस इनका पूरा ये नाम है। फिर डीजी रॉसेटी, डब्ल्यू एम रॉसेटी, जेम्स कॉलिंस, फेडरिक जॉर्ज स्टेफन्स एंड थॉमस उल्नर, इतने सारे लोग थे, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। डीजी रॉसेटी इसके मुख्य माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोज्ड ड्रामा, ये भी बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्लोज्ड ड्रामा होता क्या है, तो सबसे पहले यही बताइए आप। और ड्रामा टू बी रेड, यानी कि एक ऐसा ड्रामा जो परफॉर्मेंस ना किया जाए, सिर्फ पढ़ा जाए। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ऑल फॉर लव, प्रोमेथियस अनबाउंड, और कौन किसका किसका ये भी बता दें आप। आंसर करते रहें फ्रेंड्स। देखिए ऑल फॉर लव किसका है, जॉन ड्राइडन का, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जॉन ड्राइडन का है। प्रोमेथियस अनबाउंड पीबी शैली का है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। थॉमस जो है हार्डी का डायनेस्ट है, ये भी आप जानते हैं। सैमसंग एगोनिस्ट मिल्टन का, ये भी आप जानते हैं। बट इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा आंसर करेंगे, ऑल फॉर लव, बिल्कुल सही। आप देख पाते हैं ड्राइडन के द्वारा ये लिखा गया है ऑल फॉर लव, ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के एंटोनियन क्लियोपेट्रा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। फिर है वॉज द गॉड इन, यहाँ पर वर्ड लिखा गया है, इसको आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, होना चाहिएगा। वॉज द गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी नोन फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री, किसको कहा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि गॉड गॉडेज ग्रीक और जो है रोम गॉड को देखना पड़ता है, ग्रीक और इटालियन या रोमन गॉडेस या गॉड। तो नेपच्यून किसके हैं, अपोलो किसके हैं, म्यूजिस किसके हैं, वीनस किसके हैं। इसमें से अपने क्वेश्चन में क्या आया है, म्यूजिक और पोएट्री के देवता कौन है ग्रीक माइथोलॉजी में, अपोलो, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, ठीक है। म्यूजिस को माना जाता है जो है ज्ञान की देवी, और आप देखते हैं वीनस को माना जाता है सुंदरता की देवी। तो यहाँ पर अपोलो करेक्ट आंसर होगा। म्यूजिक और पोएट्री का ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, बताइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। द रेस्टोरेशन पीरियड, या कैरोलाइन एज, या द ऑगस्टन एज, या द एज ऑफ जॉनसन। चारों एक्सप्लेन करिए अच्छे से पहले, तब आप आंसर करिए। इंग्लिश लिटरेचर कौन सा करेक्ट करेंगे, 1700 से 1745 है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा 1660 जो है से लेकर के 1700 तक ये आपका रेस्टोरेशन एज आता है, इसको सूडो क्लासिकल या नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए मोनार्की रीस्टोर हुई थी। फिर कैरोलाइन एज की अगर बात करें तो पहले ही आ चुका था, ये आया था आपका चार्ल्स फर्स्ट के समय में, यानी 1625 से लेकर के 1649 तक, ठीक है। और ऑगस्टन एज की बात करेंगे तो 1700 से 1745 तक ये आपका ऑगस्टन एज था। और ऑगस्टन एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं, और जॉनसन एज को एज ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो ये 1745 से लेकर के 1798 था, 1798 में फिर रोमांटिक एज आ गया था, ठीक है। इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबल प्राइज, बताइएगा इसमें से कौन सा व्यक्ति नोबल प्राइज नहीं पाया था, कौन राइटर। टी.एस. इलियट, मुल्कराज आनंद, विलियम फकनर या अर्नेस्ट हेमिंगवे, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुल्कराज आनंद को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। टी.एस. इलियट को मिला था वेस्टलैंड के लिए 1948 में, और मुल्कराज आनंद को नहीं मिला था। विलियम फकनर को मिला था, आप देख पाते हैं 1949 ईस्वी में, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे को द ओल्ड मैन एंड द सी के वजह से 1954 में मिला था, ओके। तो याद रखिएगा मुल्कराज आनंद अपने करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी,
किसने ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को 20th सेंचुरी इंग्लैंड में स्टार्ट किया था या शुरुआत की थी? टी.एस. एलियट ने, इज़रा पाउंड ने, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कॉमेडी ऑफ आइडिया, ड्रामा ऑफ आइडिया या प्रॉब्लम प्ले, सबको एक ही माना जाता है। अब आपको हिंट मिल गया तो आंसर भी आप दे पा रहे हैं करेक्टली। कौन सा करेक्ट करेंगे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हैं। 1925 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आयरिश ओरिजिन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल वर्ड को क्वाइन किया था। इज़रा पाउंड ने टी.एस. एलियट को मार्गदर्शन किया था वेस्टलैंड के लिए, और टी.एस. एलियट ने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सब जो है क्वाइन किया था, ठीक है। तो ड्रामा ऑफ आइडिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से संबंधित शब्द है। अगला देख लेंगे, द एज ऑफ रोमांटिसिज्म वॉज, एज ऑफ रोमांटिसिज्म किसको कहते हैं? तो समय बताएंगे 1800 टू 1850, 1770 से लेके 1850 तक, या 1760 टू 1820, या 1771 टू 1832। कौन सा करेक्ट करेंगे? रोमांटिसिज्म, लंब सम्ब की बात करें, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट माना जाता है उसको ध्यान रखें। तो देखिएगा 1798 में रोमांटिक एज की स्टार्ट होती है, और माना जाता है 1837 में क्वीन विक्टोरिया रानी बनती हैं। लेकिन आप देखिए 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु भी होती है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। 1770 से 1850 देखेंगे तो ये तो वर्ड्सवर्थ का जीवन काल है, तो जन्म से ही वर्ड्सवर्थ कवि थोड़े ना थे, वो तो जब लिखना शुरू किए हैं। तो आप देखते हैं 1798 में इनका लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन रोमांटिक एज का शुरुआत माना जाता है, ठीक है। और बाकी दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, ओके। तो ये और ये में कंफ्यूज थे आप, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन, ओपन दाइन आईज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी। ये एल्टी ग्रेड के सिलेबस में था ना, याद कर लीजिए आप। इसको कहते हैं ना कि आंखें खोलो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने नहीं होंगे। लीव द चैंटिंग एक था ना, याद होगा आपको, गीतांजलि से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम थी, आप सभी लोग करेक्ट जाएंगे, ओके। तो आप सभी लोग किसके साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था। गीतांजलि का प्रीफेस W.B. ईट्स ने लिखा था, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपके काम आएंगे, बहुत बढ़िया से नोट कर लें। ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, मतलब देखो तुम्हारे सामने भगवान नहीं होंगे। टैगोर ने सॉन्ग्स ऑफरिंग्स में, सॉन्ग ऑफरिंग्स है उसमें जो है मिला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 का सी। आगे देख लेंगे 21 में, वॉज द ईयर ऑफ द, यहाँ पे पॉपिश प्लाट लिखना था बट टाइपिंग में एरर हो गया है। पॉपिश प्लाट POPISH, ठीक है। USH को ISH मान ले। पॉपिश प्लाट ये क्या था? तो ये देखिएगा, इट वॉज अ फिक्टिशियस कॉन्स्पिरेसी, यानी काल्पनिक साजिश, इन्वेंटेड बाई किसके द्वारा? दो टाइटस ओट्स बिटवीन 1670 टू 1681। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 से जो है किस कहाँ तक जाएगा? 78 से 18 तक, यानी कि 1681 तक के बीच में, यानी कि 1678 से 1681 के बीच में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये क्या हो जाएगा? पॉपिश प्लाट। तो ये फिक्टिशियस कॉन्स्पिरेसी यानी कि काल्पनिक साजिश, इसका मतलब होता है, ओके। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें, चार्ल्स डार्विन की बुक का क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये कब पब्लिश हुआ था? 1755 में, या 1859 में, या 1778 में, या 1850 में? याद रखिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन का उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859। ये बायोलॉजी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1859, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 23 देख लें, इन हिज
1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया फैंसी फ्रांसिस जेफरी ग्रुप्ड द फॉलोइंग पोएट्स। बताइए, देखिए बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में जो है कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा फ्रांसिस जॉफरी ने जो है इसी को पढ़ करके क्या कहा था, एक अपनी समीक्षा दी थी और उसमें लेक पोएट ऑफ स्कूल वर्ड क्वाइन किया था। तो लेक पोएट ऑफ स्कूल वर्ड किनके लिए यूज़ किया गया था? पहला ऑप्शन देख लेंगे, कीट्स, वर्ड्सवर्थ कॉलरिज, दूसरा वर्ड्सवर्थ, बायरन कॉलरिज, तीसरा ब्लैक। अब देखिए सब के सब आपके रोमांटिक एज के हैं। अगर आप ऑप्शन ए से डी तक पहुँचे तो सभी लोग रोमांटिक एज के हैं। तो यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर फ्रांसिस जेफरी ने किसको कहा था, तो आपको याद करना पड़ेगा लेक स्कूल ऑफ पोएट्स क्यों कहा गया था, क्योंकि ये लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन रहता था? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे। साउदर ने लिखा गया है, आज टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ मैंने कर दी है, ध्यान रखिएगा इसको। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदर ने ये आपका, ठीक है, ये कंप्लीट होगा। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24, लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? अरेंज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, दूसरा इन द मीन टाइम, तीसरा मैन ऑफ लेटर्स और चौथा कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे? याद रखिएगा लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे यदि आपको इंग्लिश आ रही है, मुझे हिंदी आ रही है, तो आपको इंग्लिश हिंदी नहीं आ रही है, मुझे इंग्लिश आ रही है, तो हम दोनों के बीच का बात लिंगुआ फ्रैंका इंग्लिश होगा। जैसे अगर आपको हिंदी आ रही है, मुझे कन्नड़ आ रही है, तो हम दोनों बात कैसे करेंगे? तो इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को आ रही है, तो यही लिंगुआ फ्रैंका होता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, यानी कि ऐसा चीज़ जो डाइवर्स जो है बैकग्राउंड के लोग यूज़ करें या बातचीत का संबंध का माध्यम बनाएगा, तो कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। इसी वजह से देखिए इंग्लिश आपका जो है सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है, और बाकी लोकल लैंग्वेज तो सबकी अलग अलग होती है। 22 भाषाएं अपने संविधान में हैं, तो इंग्लिश आपका संविधान की भाषा नहीं है, संविधान में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ही लिंगुआ फ्रैंका है सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अ डायक्टैलिक इज मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। डायक्टैलिक की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था ना, ITADSP। ITADSP आपको याद है। तो आई क्या था? आई बराबर अनस्ट्रेसनेस, टी मतलब ट्रॉकी, स्ट्रेस अनस्ट्रेस था। एडी क्या था आपका? अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस था। और डायक्टैलिक क्या था? स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, ठीक है। और स्पॉन्डाइक का स्ट्रेस स्ट्रेस था और पायरिक का अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस था। तीन की बात हो रही है यहाँ पर डायक्टैलिक में, तो तीन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीन की बात हुई है ना, तो बी डायक्टैलिक का स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है ऐसे का पेयर बनेगा तो उसको 3 सिलेबल वाला डायक्टैलिक होता है। ओके, तो आई होप आपको ये 25th क्वेश्चन से जो आपको दिए गए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मुझे भेजें, ठीक ना। और ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना विश्वास, अपना प्यार सम्मान बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अलॉट। आज हम लोगों की इंग्लिश लिटरेचर की 40 क्लास कंप्लीट हुई। ओके, ऐसे ही हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया से परफॉर्मेंस करना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।